हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही अजीब सा केस है। इस केस में बहुत सारी बातें अजीब हैं जो कि आपको समय समय पर हैरान करेंगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसमें जो भी क्राइम हुआ उसके होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, यानी कि ये एक बेकार का क्राइम था। हालांकि हर एक क्राइम ही बेकार का ही होता है, कोई भी क्राइम अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन इस केस में बहुत ही अजीब से रीजंस थे, अगर रीजंस थे भी। वैसे तो रीजन मुझे समझ में ही नहीं आया कि रीजन था क्या, लेकिन जो कुछ भी था, लालच वगैरह, वो बहुत ही अजीब, बहुत ही वियर्ड था। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सा केस है। ये केस है केल्सी टर्नर का, जिसका जन्म हुआ था 5 मई 1993 में। उसका जन्म हुआ था जोनेसबोरो, यूएसए में। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स सैमंथा और क्रिस्टोफर के साथ रहा करती थी। ऐसा बताया जाता है कि उसका बचपन अनइवेंटफुल था, यानी कि कुछ विशेष घटनाएं नहीं हुई थी, और वो एक शांत जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी एक तरह से एक गांव में बीती थी। कंट्री साइड में वो रहती थी। वो बहुत सारे हॉर्सेस की केयर करती थी, उनके पास एक हॉर्सेस का बान भी था, और लोकल फील्ड्स में खेला करती थी। लेकिन बहुत यंग एज से ही जो कैल्सी थी, वो चाहती थी कि उसको जिंदगी में बहुत कुछ मिले, यानी कि उसके बड़े बड़े सपने थे। ऐसा बताया जाता है कि उसको हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक था। वो चाहती थी कि हर एक की नजर उसके ऊपर ही रहे, उसके ऊपर ही स्पॉटलाइट रहे। उसको डांस करना पसंद था, सिंगिंग करना पसंद था, और इधर उधर लोगों की नजरों में बने रहना पसंद था। बेसिकली ऐसी चीजें करना जिससे लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि उसके साथ कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी थी। एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा लड़ाकू किस्म की थी। वो जल्दी ही लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाती थी। अपनी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा उसके आर्ग्यूमेंट्स होते थे। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और इतनी जल्दी वो फ्लिप कर जाती थी जिसका अंदाजा भी किसी को लगता नहीं था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि अपनी अपीयरेंस को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। वो लिटरली एक बारबी डॉल की तरह दिखना चाहती थी। उसको हमेशा अपने बाल अच्छे बनाकर रखना, अपना मेकअप बिल्कुल सही रखना पसंद था। वो जो लोकल पेजेंट्स होते हैं, जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, उनमें एंटर करती रहती थी। उनमें प्राइज जीतने की कोशिश करती रहती थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो कैल्सी की माँ थी, यानी कि समैंथा, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी जैसी थी। वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी ये सब कुछ करे, यानी कि ब्यूटी पेजेंट्स में जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, मॉडलिंग करे। इस तरह की बातें उसकी माँ को भी सही लगती थी। सच तो ये था कि समैंथा ने भी बहुत सारी मॉडलिंग की थी। उसका करियर ही पूरा मॉडलिंग पर बेस्ड रहा था। और कैल्सी अपनी माँ को ही आइडलाइज करती थी, वो अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि वो एक मॉडल बने, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी कारण वो लोग बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते रहते थे, उन्हें पोस्ट करते रहते थे। उसकी माँ को अपनी बेटी के साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करना काफी पसंद था। अब जो कैल्सी थी वो चाहती थी कि वो इस जगह से बाहर निकले। वो एक छोटे से शहर में रहना नहीं चाहती थी। और ऑब्वियसली अगर उसको मॉडल बनना था तो वहां से निकलना ही था, तभी वो अपने करियर में बहुत आगे जा सकती थी। फाइनली अब उसको एक मॉडल बनना था। तो जब वो अपने 20s में एंटर करती है और अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर लेती है, उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि मैं अपने होम स्टेट से बाहर चली जाऊंगी। और अब वो जाती है कैलिफोर्निया में। अब वहां पर वो चाहती थी कि उसकी एक जो जिंदगी हो वो एक बहुत ही हाई फाई जिंदगी हो। फेम एंड फॉर्च्यून की जिंदगी अब वो यहाँ पर बिताना चाहती थी। अब हम चलते हैं मिड 2010s की तरफ। ये करीब 2016 का साल रहा होगा। जो कैल्सी थी वो कैलिफोर्निया आ चुकी थी, और सोशल मीडिया इस समय एक्सप्लोर होना शुरू ही हुआ था। बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अब काफी एक्टिव होना शुरू हो गए थे। अब जो इन्फ्लुएंसर वर्ड था वो ज्यादा से ज्यादा सुना जाने लगा था। इससे पहले इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। इस समय यूट्यूब का भी बोलबाला चल रहा था। लोग यूट्यूब पर काफी एक्टिव होने लगे थे, फेमस हो रहे थे यूट्यूब पर, और उससे कमाई भी कर रहे थे। जब कैल्सी ने ये सब कुछ देखा तो वो समझ गई कि उसे भी यही करना है। अब उसने ये सोचा कि वो इंस्टाग्राम पर फेमस होगी, वहीं पर अपनी प्रोफाइल बनाएगी और वहीं से अपनी पॉपुलैरिटी गेन करेगी। अब उसने इंस्टाग्राम पर पूरी तरह से फोकस कर लिया था, और वो एक इंस्टाग्राम मॉडल बनने के लिए फिलहाल पूरी तरह से तैयार थी। उसने एक बहुत ही इनोसेंट क्यूट लुक अपनाया, एक कंट्री गर्ल का। और उसके हैंडल का नाम था आर्कन सेसी 1993। अब वो वहां पर अपनी बहुत सारी इमेजेस पोस्ट करने लगी, काउबॉय बूट्स में, इसके अलावा गिटार पकड़ के, या फिर प्लेट शर्ट पहनकर। इस तरह से वो अपनी बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट करने लगी थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो फोटोज थी वो प्रोवोकेटिव होती गई, और अब वो थोड़ी सी इनडिसेंट इमेजेस पोस्ट करने लगी थी। वो समझ गई थी कि अगर वो ज्यादा स्किन दिखाएगी तो जल्दी फेमस हो जाएगी।
अब यहीं से उसका थोड़ा बहुत डाउनफॉल शुरू हो गया था। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी फेमस होने के लिए। उसको बेसिकली अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अब उसने बिकनीज में, लॉन्जरीज में इस तरह से अपनी फोटोज पोस्ट करना शुरू कर दिया था। इनर थाइस पर जो टैटूज बनाए हुए थे उनकी पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी। इसके अलावा वो बहुत ही मिनिमल कपड़ों में भी अपनी पिक्चर्स पोस्ट करने लगी थी, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वल्गर थे, लेकिन इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको बस इससे मतलब था कि किस तरह से उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। वो अपनी पोस्ट में अपने आप को एक फिटनेस मॉडल कहती थी, लेकिन वो इस टर्म को बहुत ही लूजली यूज कर रही थी, क्योंकि वो फिटनेस से रिलेटेड कोई भी बातचीत नहीं करती थी। बस वो ये दिखा रही थी कि मैं कितनी ज्यादा खुद फिट हूं। वो ये भी पोस्ट करती थी कि उसने अपनी बॉडी पर कितनी सारी सर्जरीज कराई हुई हैं। उसने बूब जॉब भी कराया हुआ था। इसके अलावा भी अपने अपीयरेंस को बहुत सारे तरीकों से चेंज कराया हुआ था। उसके बाद वो जल्दी ही अपने यूजर नेम को एक बार फिर से चेंज कर लेती है। अब वो अपने हैंडल का नाम रखती है बैड बारबी। वो चाहती थी कि लोग उसको बैड बारबी के नाम से जाने। वो एक स्टीरियोटिपिकल बारबी लुक अटेन करना चाहती थी। उसने प्लेटिनम ब्लॉन्ड कलर के बाल रंगवा लिए थे और इसके अलावा बारबी जैसा लुक अपनाने की लगातार कोशिश करती थी। हालांकि मुझे तो कहीं भी बारबी जैसी नहीं लगी, क्योंकि कुछ और भी बारबी गर्ल्स हैं जिन्होंने सर्जरीज वगैरह करा के अपनी बॉडी का सत्यानाश करा के अपने आप को बारबी जैसे लुक में ढाल लिया है। तो वो कहीं ना कहीं बारबी डॉल जैसी दिखती हैं, भले ही वो उनके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, अपनी बॉडी का सत्यानाश किया है, लेकिन ये तो कहीं भी बारबी डॉल जैसी दिखी ही नहीं मुझे किसी भी पिक्चर में, और आपको भी शायद नहीं दिखेगी। लेकिन वो स्टीरियोटिपिकल लुक पाना चाहती थी, इसके लिए वो कोशिश भी करती थी। और ऐसी हरकतें कर करके उसके इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख फॉलोअर्स भी हो गए थे, जो कि अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। इसके बाद कैल्सी फुल ऑन ग्लैमर मॉडलिंग में उतरती है। अब वो फेम का पीछा कर रही थी। वो ग्लैमर मॉडल मैगजीन्स में अपीयर होने लगी थी। उसने अपने बहुत सारे फोटो शूट्स करवाए। सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। यहां तक कि वो मैगजीन्स के फ्रंट कवर्स पर भी फीचर होने लगी थी। ये सब कुछ उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर और डिफरेंट जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें रिवील किया है कि वो बहुत सारे मैगजीन्स के कवर्स में आ गई है, और उसको उसने पोस्ट भी किया था। वो ड्रीम विक्सन्स 110 के कवर पर आई, फायर एंड आइस के कवर पर आई, टॉप ग्लैमर मॉडल्स के कवर पर आई। इसके अलावा उसने बहुत सारे इवेंट्स को भी अटेंड करना शुरू कर दिया था, और वो रेड कारपेट पर भी आने लगी थी। इसको वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ऐसा ही वो शुरू से करना चाहती थी। वो एक मॉडल ही बनना चाहती थी। 2017 में उसने एक इवेंट अटेंड किया जिसका नाम था बेब्स इन टॉयलैंड। ये एक बहुत ही बड़ा एनुअल इवेंट होता है जो हॉलीवुड का इवेंट माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी फेमस मॉडल्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह आते हैं, यहाँ पर अपीयर होते हैं, रेड कारपेट पर चलते हैं। कैल्सी को यहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत फेमस महसूस हुआ, और उसको ऐसा लगा कि यहाँ से उसका करियर अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रही थी। वो फिलहाल अपनी सपनों की जिंदगी जी रही थी। और अब 2017 का साल आता है। कैल्सी अब 24 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। वो फिलहाल इंस्टाग्राम पर करीब 1 साल से मॉडलिंग कर रही थी। और अब यहाँ पर कैल्सी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो ये थी कि वो प्ले बॉय के कवर पर छपती है, यानी कि उसकी फोटो प्ले बॉय के कवर पर आती है। अब कैल्सी के लिए ये एक बहुत बड़ा सपना सच होने जैसा था। अब इसके बाद से, यानी कि जब से उसकी फोटो प्ले बॉय के कवर पर आई है, इसके बाद से कैल्सी अपने आप को प्लेमेट कहकर बुलाने लगती है, और कई बार प्ले बॉय बनी कहकर भी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। क्या ये सब कुछ जो उसके सपनों की दुनिया थी ये सच थी? तो असल में ये सब कुछ पूरी तरह से सच नहीं था। सच तो ये था कि वो जो प्ले बॉय मैगजीन छपती है यूएसए में, वो उसके फ्रंट कवर पर कभी आई ही नहीं थी। कैल्सी को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी प्ले बॉय के कवर पर छपने की, वो उसके इटालियन वर्जन में थी। और असल में वो एक्चुअल मैगजीन का कवर तब भी नहीं बनी थी। वो प्लेबॉय इटालिया वेबसाइट के एक छोटे से फीचर में कवर पर छपी थी, जो कि मैगजीन असल में थी ही नहीं। इन सारी चीजों को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। एक रैंडम वेब पेज के कवर में छपी थी वो, और उस वेब पेज पर बहुत सारे विजिटर्स भी नहीं हैं, यानी बहुत ही कम लोगों ने उस वेबसाइट को विजिट करके इसकी फोटो को देखा है। लेकिन ये सारी बातें कैल्सी ने छुपा ली। उसने बस यही बताया कि मैं प्ले बॉय के कवर पर छप गई हूँ,
और वो हर एक व्यक्ति को ये चीज बता रही थी, अपने सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट कर रही थी। वो यही जता रही थी जैसे वो यूएसए में छपने वाले प्ले बॉय मैगजीन के कवर पर छप गई हो। वो अपने आप को मैगजीन मॉडल भी कहकर बुलाती थी, लेकिन असल में वो एक मैगजीन मॉडल भी नहीं थी, क्योंकि 30,000 अदर मॉडल्स के साथ उसका कंपटीशन हुआ था और वो उसने जीता नहीं था। तो वो इस बारे में भी झूठ बोल रही थी। असल में कैल्सी बहुत ज्यादा डिल्यूजनल थी, वो सपनों में जी रही थी और उसको ऐसा लगता था कि वो सच में बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। वो दूसरों को भी यही चाहती थी कि वो भी यही सोचें कि ये बहुत ज्यादा फेमस है और उसे एज अ फेमस मॉडल बहुत ज्यादा इज्जत दें, जो कि मुझे लगता है गलत भी नहीं है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन असल बात तो ये थी कि इसके लिए वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रही थी। कैल्सी ने इस दौरान थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया। वो लगातार झूठ बोल रही थी कि मैं प्ले बॉय या मैगजीन मॉडल हूँ, मेरी तो पिक्चर्स छपती हैं बड़ी बड़ी मैगजीन्स में। और इसी कारण से उसको इंस्टाग्राम पर कुछ स्पॉन्सरशिप्स भी मिल गई। उसने कुछ प्रमोशंस भी किए डिफरेंट नाइट क्लब्स में, तो इस तरह से उसने पैसा भी कमा लिया। लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर काम मिल भी रहा है तो अगर आप फेमस नहीं बने रहते हैं तो काम बहुत जल्दी छिन भी जाता है। और ऐसे ही कुछ कैल्सी के साथ भी हुआ। अब उसको फोटोशूट्स के लिए इनवाइट नहीं किया जा रहा था। वो किसी भी मैगजीन के कवर में, छोटी मोटी के कवर में भी अपीयर होना बंद हो गई थी। उसके बारे में कोई भी स्टोरी नहीं छप रही थी। इसके अलावा उसे किसी भी रेड कारपेट इवेंट में बुलाया नहीं जा रहा था। इसके अलावा कैल्सी अब इंस्टाग्राम फेमस भी नहीं रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो गई थी। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगी थी। उसके पास पैसों की कमी पड़ने लगी थी। अब वो अपने आप को बहुत सुपर फेमस प्लेबॉय मॉडल दिखाती थी। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। उसको लग्जूरियस लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उसके पास था नहीं। वो चाहती थी कि वो नई नई कार्स, नए नए डिजाइनर क्लोथ्स में मॉडलिंग करे, जो कि जरूरी भी था अगर उसको फेमस रहना था। कई बार वो किराए पर कपड़े लेकर आती थी, वो उन्हें पहनकर फ्लॉन्ट करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब रेंट पर लाने के लिए भी उसके पास पैसे खत्म होते जा रहे थे। लेकिन कैल्सी चाहती थी कि उसकी ये इमेज बनी रहे कि वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन ऐसा होना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसके अलावा वो एलए में रह रही थी, जहां पर रहना अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास काम ना हो तो आप वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और बता दूं जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद है कि चौंक जाएंगे। कैल्सी के बच्चे भी थे। ये बात बिल्कुल सच है कि कैल्सी एक मॉम भी थी और उसके बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके बच्चे थे। 2015 में, जबकि अभी उसने अपना मॉडलिंग करियर शुरू ही किया था, उसका ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका था। और इस बच्चे का पिता कौन था इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह बताया जाता है कि कैल्सी बहुत सारी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में थी और उनमें से ही किसी का यह बच्चा रहा होगा। तो फिलहाल डैड इस पिक्चर में कहीं नहीं है। कैल्सी का फिलहाल एक बेटा था उस समय, और अपने बेटे को जन्म देने के कुछ समय के बाद ही उसका दूसरा बच्चा भी हो गया था। लेकिन उसको दूसरे बच्चे की फुल कस्टडी नहीं मिली थी। वो कभी कभी उससे मिलने के लिए जाती थी। तो फिलहाल कैल्सी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है और उसके ऊपर उसके एक बच्चे की फुल टाइम जिम्मेदारी भी है, जो कि उसकी कस्टडी में है। अब उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो फिलहाल डेस्परेटली उसको पैसा चाहिए। उसके जो यूजुअल तरीके थे पैसा कमाने की, जैसे कि सोशल मीडिया, स्पॉन्सरशिप, फोटोशूट्स या किसी भी इवेंट में अपीयर होना, ये सारी चीजें तो उसकी जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी थी। वो सोशल मीडिया के थ्रू या मॉडलिंग के थ्रू अब एक भी पैसा नहीं कमा रही थी। अब उसको कुछ और तरीके चाहिए थे, कुछ और क्रिएटिव तरीके चाहिए थे पैसा कमाने के लिए। अब उसने सोचना शुरू किया और उसके दिमाग में आया कि वो आदमियों को मैनिपुलेट करके पैसा कमा सकती है। तो बेसिकली उसको अमीर आदमियों से मिलना था, उनको मैनिपुलेट करना था ताकि वो उसको बहुत सारा पैसा दें। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका पैसा निकालना था, उनका यूज करके। और ये काम करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब कैल्सी रातों में टाउन में घूमने लगी। वो अपने बेटे को बेबी सीटर के पास छोड़कर चली जाती थी। वो हुकअप करती थी रैंडम व्यक्तियों के साथ, उनके साथ फ्लर्ट करती थी, उनको चार्म करती थी, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप ऑब्वियसली बनाती थी और पूरी पूरी रात उनके साथ घूमती रहती थी। जब वो वापस आती थी तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता था। ये सब कुछ करके कैल्सी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बाहर जाती हूँ, इन आदमियों के साथ फन भी करती हूँ और ऐसा करके मुझे पैसा भी मिल रहा है।
तो ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक चलता रहा। ऐसा करके वो पैसा तो कमा रही थी और ठीक ठाक पैसा कमा रही थी, लेकिन देखा जाए तो इतना पैसा भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना था। तो ये पैसा उसको पूरा नहीं पड़ रहा था, उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत थी। अब वो एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम था थॉमस, और यहीं से अब सब कुछ इस केस में चेंज होने वाला था। अब ये जो थॉमस बशार्ड नाम का व्यक्ति था, वो 71 ईयर्स ओल्ड था। 1948 में उसका जन्म हुआ था, और उसका जन्म हुआ था बोस्टन में। वो एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखता था। जब उसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था, तो थॉमस मेडिकल स्कूल में एंटर होता है। उसको एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बनना था, और वो फाइनली एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बन जाता है। और उसके बाद पिछले 40 सालों से वो एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट काम करता आ रहा था, और इस जॉब से उसको बहुत ज्यादा प्यार था। उसके पेशेंट्स उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसकी कम्युनिटी में वो बहुत ज्यादा फेमस था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके अपने खुद के भी बच्चे थे। ऐसा माना जाता था कि वो एक बहुत ही पैशनेट मैजिशियन डॉक्टर है। जो भी बच्चे उसके पास आते थे वो उनकी बहुत केयर करता था, उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनकी काफी मदद करता था। अब फाइनली जब थॉमस अपने 50s में था, तो उसका डिवोर्स हो जाता है, और इस समय उसकी जिंदगी का एक बहुत ही रफ पैच चल रहा था। ये जो उनका डिवोर्स था काफी ज्यादा कठिन था। लेकिन उसके बाद 2002 में वो एक महिला से मिलता है जिसका नाम था जूडी। जल्दी ही इनको आपस में प्यार हो जाता है। ये लोग एक साथ कैलिफोर्निया मूव कर जाते हैं, और यहीं पर आपको पता ही है कि कैल्सी टर्नर भी रह रही है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है अलग अलग आदमियों के साथ। फिलहाल थॉमस और जूडी कई सालों से साथ थे, और थॉमस के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही जेनरस, एक बहुत ही खुले दिल का व्यक्ति था। वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था हर तरीके से, यहां तक कि फाइनेंशियली भी। वो बहुत ज्यादा चैरिटी करता था। वो पैसा भी अच्छा खासा कमाता था, लेकिन वो लोगों की चैरिटी भी करता था, उनकी मदद करता था। कई बार उसके पेशेंट्स ऐसे ऐसे लोग आते थे जो कि बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे टेक्स्ट बुक्स, मेडिसिन, इन सारी चीजों के लिए ये उनको पैसा देता था, उनकी हेल्प करता था, और यहां तक कि कई बार उनकी रेंट चुकाने में भी मदद करता था। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रेट थी। इससे पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन थॉमस के बारे में बताया जाता है कि वो थोड़ा सा जेनरस, कुछ शेडी वेज में भी था, यानी कि उसकी जिंदगी में कुछ छुपे हुए राज थे जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, और इनके बारे में उसकी वाइफ जूडी को भी अंदाजा नहीं था। जूडी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके हस्बैंड का एक पहलू ऐसा भी है, और ये थॉमस का सबसे बड़ा सीक्रेट था। और ये सीक्रेट ये था कि थॉमस को यंग महिलाओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ऑनलाइन जो उसको अट्रैक्टिव महिलाएं दिखती थी, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करता था, और कई बार फाइनेंशियली उनकी भी मदद करता था। वो ऑनलाइन वर्नरेबल महिलाओं को ढूंढता था जिनको पैसों की जरूरत हो, जो होमलेस हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो अपने बिल्स पे करने के लिए, या फिर उनको कोई एडिक्शन हो। तो इस तरह की महिलाओं को वो ढूंढता था, उनकी मदद भी करता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सेक्सुअल एलिमेंट भी था कि बदले में उसको कुछ मिलेगा। ये भी बताया जाता है कि वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखता था, उसके लिए वो पैसा खर्च करता था। टेक्निकली ये उसका एक एडिक्शन बन चुका था। वो अपना बहुत सारा समय इसमें बिताता था। उसके कंप्यूटर पर बहुत सारी न्यूड पिक्चर्स थी अलग अलग महिलाओं की। इनको वो लगातार देखता रहता था, और इन पिक्चर्स को संभाल कर रखता था। ये ऑनलाइन महिलाओं से दोस्ती करने की कोशिश करता था, जिनमें से ज्यादातर सेक्स वर्कर्स होती थी। उनको फाइनेंशियली हेल्प करता था। अब पता नहीं वो इनसे मिलने जाता था या नहीं जाता था, वो उनसे सेक्सुअल फेवर्स लेता था या नहीं लेता था, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन इनसे बहुत सारी ऊटपटांग बातें किया करता था और उनको पैसा दिया करता था। थॉमस ये सब कुछ बहुत सालों से करता आ रहा था, और ऐसा बताया जाता है कि जो उसका पहला डिवोर्स हुआ था उसकी वजह भी यही थी, क्योंकि उसकी वाइफ को पता चल गया था कि ऑनलाइन वो क्या कर रहा है, और जब उसको पता चल गया था तो इसने इसको डिवोर्स दे दिया था। लेकिन अब उसकी जो सेकंड वाइफ थी जूडी, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये सारी चीजें काफी सालों तक ऐसी ही चलती रही। अब हम चलते हैं 2017 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जो कैल्सी थी, वो अपने वॉनाबी इन्फ्लुएंसर, या हम कह सकते हैं फेमस मॉडलिंग कैरियर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, जिसमें वो नाकामयाब हो रही थी बार बार। इधर जो थॉमस था वो लगातार लोगों की फंडिंग कर रहा था, औरतों की फंडिंग कर रहा था ऑनलाइन। उसके बदले उनसे फेवर मांग रहा था, उनके साथ बातचीत कर रहा था ऊटपटांग। और ऐसे ही किसी समय इन दोनों की आपस में पहली बार मुलाकात होती है ऑनलाइन। ये लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं।
अब ये कैसे हुआ, कहां पर हुआ, किस वेबसाइट में हुआ, ये तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों पहली बार ऑनलाइन मिले थे। ऐसा माना जाता है कि थॉमस को इसकी बैड बारबी की प्रोफाइल दिखी होगी इंस्टाग्राम पर, और तब थॉमस ने रीच आउट किया होगा और इससे बातचीत की शुरुआत की होगी, और हो सकता है कि उसको पैसा भी ऑफर किया हो। अब कैल्सी को डेस्परेटली पैसे की जरूरत थी, तो उसने इसके सारे ऑफर स्वीकार कर लिए होंगे, इससे बातचीत करने लगी होगी, क्योंकि उसको तो किसी भी हाल में कुछ भी करके पैसा चाहिए था। अब इनकी एक तरह से एक ऑनलाइन रिलेशनशिप शुरू हो चुकी थी। ये लोग आपस में काफी ज्यादा बातचीत करने लगे थे। जो थॉमस था वो कैल्सी को लगातार पैसा भेज रहा था, इधर जो कैल्सी थी वो बदले में अपनी न्यूड इमेजेस भेज रही थी थॉमस को, और एक तरह से इन दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा था। लेकिन दूसरी महिलाओं के साथ तो थॉमस बहुत ही कम इंटरेक्शन करता था, लेकिन अब कैल्सी के साथ इसका रिलेशनशिप आगे बढ़ता जा रहा था। थॉमस चाहता था कि कैल्सी इसको पर्सनली मिले, ये इसके साथ एक नई चीज हो रही थी। अब थॉमस को क्योंकि ये पता चल गया होगा कि कैल्सी लोकल ही रहती है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता हो। कैल्सी भी इस बात के लिए राजी हो गई कि ठीक है, मैं तुमसे मिल लूंगी, और इसके बाद इन लोगों ने आपस में मुलाकातें करना शुरू कर दिया। ये लोग फिजिकली एक दूसरे से मिलने लगे थे। अब ये सब कुछ थॉमस अपनी बीवी से ऑब्वियसली छुप कर रहा था। वो कैल्सी को डिनर्स के लिए बाहर ले जाता था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देता था। इस समय तक कैल्सी करीब 24 ईयर्स ओल्ड थी, और जो थॉमस था वो करीब 71 ईयर्स ओल्ड था। तो इनके बीच में एक बहुत ही ह्यूज एज डिफरेंस था, लेकिन इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब कैल्सी ने तो हमेशा इस बात से इनकार किया है, लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि थॉमस और कैल्सी के बीच में रिलेशनशिप रहे होंगे, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप रहे होंगे। लेकिन कैल्सी ने हमेशा इस बात से इनकार किया है, शायद इसलिए ताकि उसका केस स्ट्रांग बने। उसने हमेशा मना किया है, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, कैल्सी थॉमस की सबसे बड़ी ऑब्सेशन बनती जा रही थी। अब वो बाकी महिलाओं से बातचीत करना बंद कर चुका था, लगभग बंद कर चुका था। जितनी भी ऑनलाइन अदर महिलाओं से वो बातचीत करता था, उन सबसे अब बातचीत करना बंद कर दिया था। अब वो केवल कैल्सी पर ही फोकस्ड था। उसे अब कैल्सी ही पसंद आने लगी थी बहुत ज्यादा, और अब उस पर हजारों डॉलर वो खर्च करने लगा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो एक तरह से कैल्सी का शुगर डैडी बन चुका था। अब ये सब कुछ ऑब्वियसली जूडी के पीठ पीछे चल रहा था, यानी कि थॉमस की वाइफ के पीठ पीछे चल रहा था। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके हस्बैंड किस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जल्दी अब ये सब कुछ चेंज होने वाला था। अब यहां से ये केस थोड़ा सा और क्रेजी हो गया, क्योंकि जब थॉमस ने कई महीनों तक कैल्सी के लाइफस्टाइल को फंड किया, तो उसके बाद एक दिन जूडी को ये सब कुछ पता चल गया। पता नहीं कैसे उसने अभी तक ये सब कुछ सीक्रेट रखा था, लेकिन वो कब तक सीक्रेट रखता, कभी ना कभी पता चलना ही था, और ऐसा हुआ भी। अब ये कैसे हुआ ये तो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जूडी को एक दिन पता चल गया, और इसके बाद उसने बहुत ज्यादा ऑब्वियसली हल्ला मचाना शुरू किया कि ये औरत कौन है और क्यों इस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन ये सारा हल्ला गुल्ला शोरगुल मचाने से पहले उसने डिगिंग की। वो पहले जानना चाहती थी कि आखिर कितना पैसा खर्च हुआ है। तो सबसे पहले जब उसने बैंक अकाउंट्स चेक किए, तो उसको पता चल गया था कि थॉमस ने करीब $10,000 इस रैंडम महिला पर खर्च कर दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब उसको बहुत ज्यादा झटका लगा। उसने थॉमस से सीधे जाकर इस बारे में बात की, उसको कन्फ्रंट किया, स्ट्रेट अवे उससे पूछा कि ये क्या चल रहा है। अब थॉमस ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तो एक वर्नरेबल सिंगल मॉम की मदद कर रहा हूँ, मैं तो वैसे भी लोगों की मदद करता ही हूँ, तुम्हें पता ही है। तो ये महिला बहुत ज्यादा परेशान है, इसका बच्चा है, इसके पास कुछ भी ना तो जॉब है, ना कोई काम है, ना ही कोई बैकअप है, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा था। और अनबिलीवेबली जूडी ने उसकी बात मान भी ली। उसको पता था कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा जेनरस है, बहुत ज्यादा लोगों की मदद करता है, तो उसको ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी छोटी लड़की से इसका अफेयर भी हो सकता है। उसका हस्बैंड उस समय 71 ईयर्स ओल्ड था, तो जूडी को ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक ही था कि इसने ऐसी इसकी मदद कर दी होगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका हस्बैंड इतने बुढ़ापे में अफेयर चला रहा होगा। तो जूडी ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने उसकी मदद कर दी, तो तुम आगे भी उसकी मदद कर सकते हो। हालांकि वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी कि इतना बड़ा अमाउंट उस लड़की को दिया जा रहा है, उस पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मदद तुम उसकी और कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब थॉमस को अपनी वाइफ की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। अब वो और ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च करने लगा था। अब आगे चलकर उसने कैल्सी के लिए एक घर लीज पर ले लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर एक घर इस तरह से लीज पर लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है।
तो कैलिफोर्निया में उसने कैल्सी और उसके बेटे के लिए एक अच्छा खासा बड़ा घर लीज पर ले लिया और कैल्सी अब इस घर में रहने लगी थी। इसके अलावा उसने कैल्सी के लिए एक कन्वर्टेबल BMW खरीद कर दी और उसके लिए एक लोन लिया। उस लोन का पैसा ये खुद चुका रहा था। अब जो कैल्सी की मॉम थी यानी कि समंथा, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, यहाँ पर मूव हो गई थी और अपनी बेटी के साथ उस घर में रह रही थी। अब इसने यानी थॉमस ने कैल्सी के मॉम के लाइफस्टाइल को भी फंड करना शुरू कर दिया, उनको भी पैसा देना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि कैल्सी थॉमस को मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, उसने थॉमस को भी पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रखा था, उसे कन्विंस कर रखा था कि वो तो एक बहुत ही वल्नरेबल सिंगल मॉम है, मुझे तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर तुम मेरे लाइफस्टाइल को फंड नहीं करोगे तो मैं होमलेस हो जाऊंगी अपने दोनों बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो थॉमस को सच में भी बेवकूफ बना रही थी। उसके पास केवल अपने एक बच्चे की कस्टडी थी, लेकिन वो दूसरे को भी यूज करती थी थॉमस के सामने कि मेरे पास मेरे दो दो बच्चों की जिम्मेदारी है, और थॉमस उसकी बातों में आ भी जाता था। वो हमेशा अपने आप को मॉम ऑफ टू कहकर बुलाती थी। ये सब कुछ अगले 1 साल तक चलता रहा। थॉमस लगातार इनके घर पर विजिट करने के लिए जाता था, कैल्सी से मिलता था, उसकी माँ से मिलता था। कैल्सी और उसकी माँ दोनों ही मिलकर थॉमस को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते थे। जब वो इनके घर पर आता था तो वो लोग बैक गार्डन में चली जाती थी, वहां पर लेटकर सन बात करने लग जाती थी। थॉमस वहां बैठकर इन दोनों को घूरता रहता था। इसके अलावा जब भी थॉमस इनके घर में आता था, कैल्सी लगातार उससे पैसा निकालने की कोशिश करती रहती थी, ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट लेने की कोशिश करती रहती थी। वो उसको ग्रोसरीज की लिस्ट दे देती थी और कहती थी कि मुझे सारी ग्रोसरीज चाहिए, मुझे इतना राशन चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, ये हैंडबैग चाहिए, और थॉमस उसको सब कुछ खरीद कर देता था। धीरे धीरे इस 1 साल में थॉमस ने इन लोगों के ऊपर करीब $3 लाख खर्च कर दिए थे। ये अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है इस तरह से किसी रैंडम महिला पर उड़ाने के लिए। तो अब जूडी को जब ये कुछ पता चला तो वो पूरी तरह से फेडअप हो गई, जो कि स्वाभाविक भी था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, अपने पति से कहा कि ठीक है कि वो एक वल्नरेबल सिंगल मॉम है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन अब सारी चीजें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं और अब तुम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते उसके ऊपर। अब थॉमस को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ उसके साथ रोक टोक करे, तो अब इनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। अब कैल्सी को भी पता चल गया था कि इसकी वाइफ जूडी मुझे पैसा देने के लिए मना कर रही है, तो वो जूडी से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। और जब भी थॉमस उसके आसपास होता था या उससे ऑनलाइन बातचीत करता था, वो हमेशा जूडी को बहुत सारी गालियां बकती थी। कैल्सी को इस बात की चिंता थी कि कहीं जूडी थॉमस का आना जाना उसके घर में बंद ना करा दे या उससे कट ऑफ ना करा दे। तो कैल्सी अब जूडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी ऑब्वियसली। उसने थॉमस को कुछ ऐसे मैसेजेस भी लिखे जिसमें उसने लिखा कि अगर वो मुझे इविक्ट करने की कोशिश करेगी तो मैं उसकी हत्या कर दूंगी। तो यानी कि बेसिकली वो इतनी ज्यादा एंटाइटल्ड हो चुकी थी कि जो थॉमस उसके लाइफस्टाइल को फंड कर रहा था, उसी की वाइफ की हत्या करने की बात कर रही थी उससे। और इससे पता चल रहा था वो कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल है। लेकिन जब इस तरह के मैसेजेस वो थॉमस को करने लगी तो थॉमस को रियलाइज हुआ कि चीजें शायद कुछ ज्यादा ही हाथ से निकलती जा रही हैं और उसको कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। अब वो चीजों को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा था। इसमें उसका साथ दिया जूडी ने, उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा एनकरेज किया। तो अब इस कैलिफोर्निया के घर का 1 साल से ऊपर तक रेंट चुकाने के बाद अब थॉमस ने डिसाइड किया कि अब मैं कैल्सी को कट ऑफ कर दूंगा। थॉमस और जूडी ने एक प्लान बनाया। उन्हें पता था कि कैल्सी को इस तरह से कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। जब से उसने ये कहा था कि मैं जूडी को किल कर दूंगी, तब से वो कहीं ना कहीं डर भी गए थे। तो उन्होंने जो प्लान बनाया वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस था, लेकिन उसने काम किया। इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने कैल्सी से कहा कि देखो, हम तुम्हें कट ऑफ कर रहे हैं, हम तुम्हारी जो घर की लीज खत्म हो रही है उसको अपने पैसों से रिन्यू नहीं करेंगे, और अब हम तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं। एक तरह से वो उसको कॉन्सोलेशन प्राइज दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम कैलिफोर्निया से चली जाओगी तो हम तुम्हें $3 लाख और देंगे। यानी कि वो कैल्सी से छुटकारा पाने के लिए उसको पैसा देने के लिए तैयार थे। तो ऐसा उन्होंने किया भी। कैल्सी ने कहा कि ठीक है, वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुशी से तैयार हो गई। उसने कहा कि ठीक है, मुझे $3 लाख दे दो और मैं यहां से चली जाऊंगी। फिर उसने पैसा लिया और LA या लास वेगस शिफ्ट कर दी। अब वो लास वेगस में जाकर एक लग्जूरियस लाइफ जीने लगी थी। अब वो नाइट आउट के लिए जाने लगी थी, वो इवेंट्स में एक बार फिर से जाने लगी थी। इसके अलावा वो ग्लैमर मॉडलिंग भी करने लगी थी। हालांकि अभी भी वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रही थी, वो ज्यादातर उसी पैसे पर अपना गुजारा कर रही थी जो कि थॉमस ने उसको दिया था उससे छुटकारा पाने के लिए। इधर जो थॉमस और जूडी थे, उनको पूरा विश्वास था कि वो कैल्सी को अब कभी भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये सच नहीं होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली
अब इस केस में आगे जो होने वाला था वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब कैल्सी को रियलाइज होने लगा था कि हालांकि अब वो थोड़ा बहुत काम करने लगी है, ग्लैमर मॉडलिंग करने लगी है, इवेंट्स में जाने लगी है, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगी है, लेकिन उसके बाद भी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना उसके बस की बात नहीं है। और कैल्सी इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसको लग्जूरियस लाइफ की आदत पड़ चुकी थी। अब वो और बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकती थी। वो इसी इंडस्ट्री में काम कर सकती थी और इसमें उसको काम बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा था। इसके अलावा उसको थॉमस का पैसा यूज करने की, उसके पैसे पर जीने की आदत भी पड़ गई थी। इससे पहले तो बस वो थॉमस को अपनी जरूरतें बताती थी, बता देती थी कि उसका रेंट ड्यू हो गया है और सब कुछ उसको मिल जाता था। तो अब उसे लगने लगा कि जैसा पहले चल रहा था वो ही बिल्कुल ठीक था। अब वो वापस थॉमस के पास लौटने का सोचने लगी और ऐसा उसने उसके बाद किया भी। अब थॉमस को एक बार फिर से अपने जाल में फंसाने के लिए उसने डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाई। उसको पता था कि थॉमस आसानी से उसको पैसा देने वाला नहीं है। अब वो उसके लिए एक पुअर वल्नरेबल सिंगल मॉम नहीं रही थी। वो उसको इतना ज्यादा पैसा भी दे चुका था कि अब वो उसको बेवकूफ नहीं बना सकती थी कि वो पैसा मुझसे खर्च हो गया। तब अब उसने डिसाइड किया कि थॉमस को ब्लैकमेल करेगी। अब कैल्सी बहुत सारे झूठ के साथ सामने आने वाली थी। इसने थॉमस से कहा कि मुझे पता है कि तुम एक पीडोफाइल हो और तुम बच्चों का शोषण करते रहे हो, और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे कंप्यूटर पर मैंने बहुत सारी बच्चों की इनडिसेंट इमेजेस देखी हैं और अब मैं तुमको एक्सपोज करने वाली हूं और तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। अब इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। ये पूरी तरह से एक सफेद झूठ था। थॉमस ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता था। बच्चों से बहुत ज्यादा उसको लगाव था, उनसे प्यार करता था और कभी भी उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। थॉमस को यह भी पता था कि कैल्सी उसके खिलाफ कोई भी एविडेंसेस नहीं दे सकती, क्योंकि ये सच ही नहीं था। अगर पुलिस जांच भी कर लेती तो कोई भी सबूत मिलने वाला नहीं था। अब थॉमस को यह तो पता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन थॉमस को यह भी पता था कि वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। वो बच्चों के साथ जिंदगी भर से काम करता रहा है और उसकी जो रेपुटेशन है उसको आसानी से खराब किया जा सकता है। अगर उसकी कंप्लेंट हो गई और ये बात फैल गई तो लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं। वो तो बात की बात है कि सबूत मिले या नहीं मिले। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये सबूतों के अभाव में बच गया। मतलब उसकी जो रेपुटेशन है वो तो 100% खराब होनी ही थी, भले ये बात बाद में झूठ भी साबित हो जाती। लेकिन पूरी तरह से थॉमस बर्बाद हो जाता अगर ये बात सामने आ जाती, झूठ ही सही। अगर उस पर ये लेबल एक बार लग गया तो ये हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा। तो अब थॉमस उसके ब्लैकमेल में फंस गया, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली उसको फंसना ही था, और उसके एक्सटॉर्शन के जाल में भी फंस चुका था। अब वो दोबारा से कैल्सी को पैसा भेजने लगा था। अब एक बार फिर से कैल्सी उसके पैसे पर ऐश करने लगी थी। वो अपनी लग्जूरियस लाइफ एक बार फिर से जीने लगी थी और उसको पता था कि अब उसको काम करने की भी जरूरत नहीं है, उसको पैसा मिलता रहेगा। अब उसने बहुत सारे अपने लिए लग्जूरियस आइटम्स खरीदने शुरू कर दिए। एक नई मर्सिडीज कार खरीदी और इसके अलावा उसने ज्यूडी से, यानी कि थॉमस की बीवी से बदला लेने के लिए, पता नहीं किस चीज का बदला ले रही थी, लेकिन उसने उससे बदला लेने के लिए जूडी को एक मैसेज भी भेजा। और इस मैसेज में उसने लिखा, थैंक्स फॉर टेकिंग द BMW फॉर मी, आई लुक बेटर इन द बेंज एनीवे। यानी कि जो BMW तुम्हारे पति ने मेरे लिए खरीदी थी वो भले ही तुमने मुझसे वापस ले ली है, लेकिन मैं वैसे भी बेंज में, यानी कि मर्सिडीज बेंज में बेटर लगती हूँ। यानी कि उसको एहसास दिला रही थी कि तुम्हारे पति के पैसों से मैंने मर्सिडीज बेंज खरीदी है। इसके अलावा उसने इस मैसेज के बाद 3 मिडिल फिंगर इमोजीज भी भेजे। यानी कि कैल्सी एक तो उनको यूज कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी, ऊपर से उनको चिढ़ा भी रही थी। उसे पता था कि ना तो थॉमस ना जूडी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनकी लाइफ अब मेरे हाथों में है। मैं उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हूँ। अब थॉमस एक बार फिर से, जैसे मैंने बताया कि उसका खर्चा उठा रहा था, तो इसने अपने लिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर ले लिया रेंट पर। और ये जो घर इस बार था वो 4 बेडरूम हाउस था। अब इस 4 बेडरूम हाउस में कैल्सी अपने बेटे के साथ रहने वाली थी, जो कि अगर देखा जाए तो कैल्सी के लिए बहुत ज्यादा था। उसको इतने बड़े घर की जरूरत नहीं थी। लेकिन थॉमस ये नहीं जानता था कि कैल्सी इस घर में और लोगों को भी इनवाइट करने वाली है। उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट कर लिया था। उसके साथ लोग रहने के लिए आते रहते थे, जाते रहते थे। लेकिन कैल्सी ने सब कुछ एक सीक्रेट रखा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि थॉमस को ये लगे कि वो एक वल्नरेबल सिंगल मॉम नहीं है। वो अभी भी इमेज बनाए रखना चाहती थी कि उसको वाकई में पैसे की जरूरत है और इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। जो पहली रूममेट इसने अपने साथ रहने के लिए बुलाई उसका नाम था डायना। ये जो डायना नाम की महिला थी वो एक लोकल बारटेंडर थी
और डायना एक तरह से कैल्सी के लिए बेबी सिटिंग का काम करती थी, क्योंकि कैल्सी तो हमेशा बाहर एंजॉय करती रहती थी, तो उसको अपने बेटे के लिए किसी बेबी सिटर की, किसी केयर टेकर की जरूरत थी, और इसलिए उसने फ्री में डायना को अपने साथ रखा था। इसके अलावा एक और रूममेट उसके साथ रहा करता था, उसका नाम था जेरेमी। और इसके अलावा कैल्सी का एक न्यू बॉयफ्रेंड बन चुका था, जिसका नाम था जॉन कैनिंसन। इसका निकनेम था लोगन, और हो सकता है इस केस में हम कहीं इसको जॉन कहकर बुलाएं और कहीं लोगन कहकर बुलाएं। वो 27 ईयर्स ओल्ड था। वो एक फॉर्मर गैंग मेंबर था, यानी कि उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था और उसकी एक बैड बॉय वाली इमेज थी। कैल्सी का जो रिलेशनशिप था लोगन के साथ, वो उसने पूरी तरह से सीक्रेट रखा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो थॉमस के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल ये नहीं उसको पता चलने देना चाहती थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन चुका है। अब कैल्सी के घर में ये सारे लोग रह रहे थे, बीच बीच में उसके यहाँ बहुत सारी पार्टीज होती रहती थी। उसका हाउस एक तरह से क्रेजी हाउस बन चुका था, वो बहुत ज्यादा केओटिक था। वहां पर लगातार इतनी ज्यादा पार्टीज होती थी कि बीच बीच में वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी छिड़ जाती थी। ऑब्वियस ही था, जब वहां पर लोग आते थे, पार्टीज करते थे, इतनी ज्यादा शराब पीते थे, तो वहां पर कई बार बहुत बड़े बड़े ह्यूज आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करते थे, लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, और कई बार वो घर से बाहर भी आ जाते थे। यहाँ पर कई बार पुलिस आ चुकी थी। इन सारे वाद विवाद के कारण, झगड़ों के कारण यहाँ पर कई बार पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया था, कई बार उन्हीं लोगों ने पुलिस को बुलाया था जिनका झगड़ा हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर कैल्सी का बेटा भी उसके साथ रह रहा था। उसके बेटे के लिए पूरी तरीके से खराब इन्वायरमेंट था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर थॉमस भी बीच बीच में विजिट करता था। वो कई बार फ्लाइट पकड़कर वेगास आता था, इसको चेक करने के लिए कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, हाउस को मॉनिटर करने के लिए, कैल्सी से मिलने के लिए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि कैल्सी ने उसका सारा का सारा भ्रम बनाए रखा था कि वो यहाँ पर अकेली रह रही है, अपने बेटे के साथ रह रही है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी कभी एक दो फ्रेंड्स उसके साथ यहाँ पर आ जाया करती हैं रहने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा थॉमस को कुछ भी नहीं पता था। इसका कारण यह था कि थॉमस हमेशा आने से पहले उसको कॉल किया करता था, उसे बताया करता था कि मैं यहाँ पर वीकेंड बिताने के लिए आ रहा हूँ। अब कैल्सी के पास पूरा टाइम होता था हाउस को क्लीन करने के लिए, सारे सबूत मिटाने के लिए। थॉमस को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये घर एक पार्टी हाउस बन चुका है, उसके इतने सारे रूममेट्स यहाँ पर रह रहे हैं, और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड है, इसका भी कोई क्लू उसको बिल्कुल भी नहीं था। अब हम चलते हैं मार्च 2019 की तरफ। थॉमस एक बार डिसाइड करता है कि मैं अचानक से ही एक सरप्राइज विजिट दूंगा कैल्सी को, और उस बार वो अनअनाउंस्ड वहां पर पहुंच जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो जो उसे देखने के लिए मिलता है उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। ये दिन था 1 मार्च 2019 का। इस दिन थॉमस अचानक से प्लानिंग करता है कि वो वेगस जाएगा। वो अपनी वाइफ जूडी को बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। थॉमस वेगस पहुंचता है, उस घर में पहुंचता है जहां पर कैल्सी रह रही थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अनअनाउंस्ड वहां पर आया था। जैसे ही वो वहां पर जाता है, वो पाता है कि इस समय वहां पर कैल्सी ना सिर्फ अपने 4 साल के बेटे के साथ रह रही है, बल्कि वहां पर तो बहुत सारे दूसरे लोग भी भरे हुए थे जो कि उस दौरान उस घर में रह रहे थे कैल्सी के साथ। ये देखकर थॉमस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो तुरंत अपनी वाइफ जूडी को फोन करता है, उससे सारी बातें बताता है। वो जूडी को बताता है कि इतने दिनों से लगातार कैल्सी उससे झूठ बोलती आ रही थी। वो कोई लोनली सिंगल मॉम नहीं है, उसके साथ तो बहुत सारे लोग इस घर में मौजूद हैं, और ये सब के सब रेंट फ्री रह रहे हैं। वो आराम से इस घर में एंजॉय कर रहे हैं और थॉमस उन सबके लिए पे कर रहा है। अब थॉमस फिलहाल उसी घर में रुक जाता है। पूरे टाइम कैल्सी से उसका झगड़ा हो रहा था। वो लगातार उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें कट ऑफ कर दूंगा और अब तुम्हें पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। उसके बाद अगला दिन आ जाता है, यानी कि 2 मार्च। इस दिन इस घर में और ज्यादा ड्रामा होता है, क्योंकि इनमें से एक रूममेट जो कि कैल्सी के साथ रह रहा था, उसका नाम था जेरेमी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इस घर में पहुंचता है। ऑब्वियसली वो यहाँ पर रह रहा था तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर लाता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से ड्रंक थी। उसकी जो ड्रंक गर्लफ्रेंड थी वो थॉमस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि थॉमस के टाइप की थी वो यंग थी और वो ब्लॉन्ड थी, और इस तरह की लड़कियों में थॉमस को शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब जब ये लड़की थॉमस के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है तो थॉमस भी इंटरेस्टेड हो जाता है, और उसके बाद ये दोनों, यानी कि वो ड्रंक गर्लफ्रेंड और थॉमस, ये घर से एक साथ बाहर निकल जाते हैं। पता नहीं इनका इरादा क्या था, ये क्या करने गए थे, लेकिन फिलहाल ये दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। अब जब ये दोनों वहां से बाहर जाते हैं तो ये देखकर कैल्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
वो सबके ऊपर चीखना चिल्लाना लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि ये जो लड़की है वो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती है, यानी कि थॉमस को मुझसे छीनना चाहती है। बेसिकली उसको ये डर था कि थॉमस को अगर कोई नई लड़की मिल जाएगी तो वो अपना सारा पैसा इस नई लड़की पर खर्च करने लगेगा। तो बेसिकली उसको पैसा जाने का डर था, ना कि थॉमस के जाने का। फिर कुछ समय के बाद थॉमस उस लड़की के साथ वापस आ जाता है और उसके बाद हर कोई जो भी उस घर में मौजूद था, यहाँ तक कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड जेरेमी भी उस घर से चले जाते हैं। अब जो लोग इस घर में बचे थे वो थे कैल्सी, कैल्सी का 4 इयर्स ओल्ड सन, कैल्सी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड लोगन, जो कुछ भी उसने बताया होगा कि ये कौन है, लेकिन वो लोगन भी उस समय इसी घर में मौजूद था। इसके अलावा उसकी दूसरी रूममेट डायना और साथ ही थॉमस भी। यानी कि इस घर में इस समय 5 लोग मौजूद थे। अब वहां से क्योंकि जेरेमी और उसकी ड्रंक गर्लफ्रेंड जा चुके थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद यहाँ से चीजें बेटर होने वाली होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ से चीजें बिगड़ने वाली थी और इसी कारण से ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। फिर उसी रात कैल्सी चुपचाप थॉमस का फोन ले लेती है, उसको ओपन करती है और देखने लगती है उसके सारे के सारे मैसेजेस। और तभी उसको एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। थॉमस के फोन में उसको मैसेजेस मिलते हैं जो कि थॉमस ने उसकी माँ समैंथा को किए थे और समैंथा ने भी थॉमस को मैसेजेस किए हुए थे। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये मैसेजेस सेक्सुअल होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल जनरल मैसेजेस थे। थॉमस ने समैंथा से यानी कि कैल्सी की माँ से कांटेक्ट करके ये कहा था कि तुम्हारी जो बेटी है वो अजीब सा बिहेव कर रही है, वो गलत रास्ते पर चली गई है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूं, उसको सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस तरह के मैसेजेस इनके बीच में हुए थे। इन मैसेजेस में से एक में थॉमस ने यह भी लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के साथ यानी कैल्सी के साथ ड्रग प्रॉब्लम है। और साथ ही उसने ये भी लिखा था कि जो उस घर का एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रही है फिलहाल, वो उसके और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस कारण से वो जो बच्चा है जो कैल्सी के साथ उसका बेटा रह रहा है उसको उससे अलग कर देना चाहिए, यानी कि बेटे को कहीं और भेज देना चाहिए। अब जब कैल्सी ने सारे के सारे मैसेजेस देखे तो उसको बहुत ही भयंकर गुस्सा आया। उसको ये गुस्सा आया कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की। और साथ ही वो जो मैसेजेस थे कि इसके बेटे को इससे ले लेना चाहिए, ये देखकर भी कैल्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तो अब इनके बीच में मैसिव आर्ग्यूमेंट होने लगता है। कैल्सी बहुत ज्यादा वॉयलेंट भी बिहेव करने लगी थी थॉमस के साथ। अब कैल्सी का 4 साल का बेटा भी, जैसा कि मैंने बताया, कि इसी घर में मौजूद था, तो ये सारी चीजें विटनेस कर रहा था। लेकिन थैंकफुली वो जो रूममेट थी यानी कि डायना, उसको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि ये सब कुछ बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उसने बच्चे को उठाया और उसको घर से बाहर लेकर गई और बाद में उसको एक फ्रेंड के घर पर ड्रॉप करके आई। उससे कहा कि इसका ध्यान रखना। उसके बाद वो वापस आ गई थी। जिस समय डायना वापस आई उस समय यह आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा हो चुका था। अच्छा खासा वहां पर झगड़ा चल रहा था और जो थॉमस था वो अपस्टेयर्स भाग गया था और एक तरह से उसने अपने आप को बैरिकेड कर रखा था कैल्सी के बेटे के रूम में, यानी कि दरवाजा बंद करके कैल्सी से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि कैल्सी बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो चुकी है। लेकिन उसके बाद कैल्सी अपने बॉयफ्रेंड लोगन के पास जाती है जो उसी घर में मौजूद था। उससे गुस्से में कहती है कि उसको बुरी तरीके से पीटो, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और आपको पता ही है कि लोगन तो था ही एक बैड बॉय। उसने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कैल्सी से कि मैं ऐसा क्यों करूं। वो सीधा ऊपर गया, उस कमरे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया जिसके अंदर थॉमस ने अपने आप को छुपाया हुआ था। उसको खींचते हुए बाहर लाया और उसने थॉमस को एक बेसबॉल बैट से बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर रहा था। वो थॉमस को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं था, बार बार उसको बैट से पीटे जा रहा था। इस कारण से थॉमस को सीरियस इंजरीज आ गई। उसके बाद फाइनली इस लोगन ने उसके सिर पर भी वार करने शुरू कर दिए। थॉमस की हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन इवेंचुअली वो जो रूममेट थी डायना, वो अपस्टेयर्स भागी और उसने किसी तरीके से लोगन को रोका। इस मारपीट को तो उसने रोक दिया था और साथ ही लोगन को दूर भी ले गई थी थॉमस से। डायना समझ गई थी कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल है यानी कि थॉमस। तो अब उसने उसकी जो इंजरीज थी उन पर मरहम पट्टी करना, दवाई वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। उसके टेम्पल पर यानी कि थॉमस की स्कल पर एक रेड एंड पर्पल ब्रूज हो गया था बड़ा सा, और साथ ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। डायना समझ गई थी कि थॉमस को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब डायना ने हेल्प किया थॉमस को डाउनस्टेयर्स लाने के लिए। इसके बाद उसको गैरेज में लेकर गई। उसने थॉमस को कैल्सी की मर्सिडीज कार की बैक सीट में बिठाया और उसके बाद कैल्सी की तरफ मुड़ी और कहा कि तुम्हें थॉमस को ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगर ये हॉस्पिटल नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। डायना को क्योंकि ड्राइविंग नहीं आती थी
इसी कारण से वो थॉमस को खुद हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी। लेकिन कैल्सी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो डायना से ही बहुत बुरी तरीके से लड़ने झगड़ने लगी थी। उसने डायना को ऑर्डर किया कि थॉमस को वापस घर के अंदर लेकर जाओ। अब थॉमस डायना की तरफ मुड़ा और कहा कि अगर मैं वापस अंदर गया तो तुम जानती हो कि ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे, क्या तुम नहीं जानती हो? लेकिन डायना इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, ये लोग किलर्स नहीं है, ठीक है इन लोगों ने तुम्हारे साथ वायलेंस किया है लेकिन ये तुम्हारी हत्या नहीं कर सकते और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कैल्सी ने एक डिफरेंट टैक्टिक अपनाई। वो डायना की तरफ मुड़ी और कहा कि तुम ऊपर जाओ और जितना भी ब्लड है बेडरूम में उसको साफ कर दो। तुम ये सारा काम करो घर पर रहकर और मैं थॉमस को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अब डायना ये करने के लिए एग्री हो गई। वो अंदर चली गई, वापस घर के अंदर चली गई और उसने क्राइम सीन जो अब बनने वाला था आगे चलकर, बेसिकली क्राइम सीन को साफ करना शुरू कर दिया। वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी जिसके कारण से कैल्सी किसी तरीके से भी थॉमस को हॉस्पिटल लेकर जाए। वो बस उसको किसी भी तरीके से कन्विंस करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही डायना घर के अंदर गई वैसे ही एक बार फिर से लोगन इस गैरेज के अंदर एंटर करता है और इसके बाद अब कैल्सी इसको ऑर्डर करती है कि इसको पूरी तरह से अब समाप्त कर दो, नॉक हिम आउट, नॉक हिम आउट, लेट्स गेट दिस डन। यानी कि उसका मतलब ये था, लेट्स गेट दिस डन का मतलब ये था कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। यानी कि वो उसका फाइनली मर्डर कराना चाहती थी और यही लोगन ने किया भी। उसने एक गन बाहर निकाली और थॉमस के सिर के पीछे वाले हिस्से पर उसने पिस्टल से वार करने शुरू कर दिए। यानी कि उसको गोली नहीं मारी बल्कि पिस्टल से उसको पीट रहा था। कैल्सी लगातार उसको एनकरेज कर रही थी, पूरी तरह से चीख चिल्ला रही थी कि कम ऑन, हिट हिम हार्डर, हिट हिम हार्डर। और ये सब कुछ सुनकर लोगन और ज्यादा एनकरेज हो रहा था और बुरी तरीके से गन के पीछे वाले हिस्से से थॉमस के सर पे वार किए जा रहा था। ये सारी आवाजें बाद में डायना ने भी बेडरूम में सुनी। जब उसने ये सारा का सारा कमोशन सुना वो सीधे भागती हुई गैरेज में पहुंची। वो लगातार यही होप और प्रे कर रही थी कि यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। लोगन उस समय भी थॉमस के सिर पर लगातार जोर जोर से गन से वार किए जा रहा था और इन सब घावों के कारण थॉमस पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। और उस समय तो किसी को पता नहीं था लेकिन उसी समय डॉक्टर थॉमस की मौत हो चुकी थी। अब जब ये सबको रियलाइज हुआ कि थॉमस की मौत हो चुकी है तो उस समय कैल्सी, लोगन और डायना ये तीनों ही शॉक में आ गए। किसी को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा, और या फिर ये उम्मीद थी भी अगर कैल्सी और लोगन को, तो कम से कम ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। लोगन पूरा का पूरा थॉमस के ब्लड से कवर्ड था। अब लोगन वहां से गया और उसने ब्लड साफ करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने आप को साफ करना शुरू कर दिया। कैल्सी ने एक बार फिर से डायना को ऑर्डर किया कि तुम जाओ और अंदर क्राइम सीन को जाकर साफ करो। इस बात को करने के लिए डायना एग्री भी हो गई क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर डायना की एक मेंटल स्टेट ये भी हो सकती है कि शायद वो भी इनके बीच में फंस चुकी थी। अगर वो ये सब कुछ करने से मना करती तो ये लोग उसका भी मर्डर कर सकते थे। कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी और उसको पता था कि वो एक क्राइम सीन साफ कर रही है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार हो गई थी। अब इस मर्डर के बाद कैल्सी एक प्लान के साथ आती है इन सबके पास और कहती है कि हम इस मर्डर को करके बच जाएंगे। उसको पूरी उम्मीद थी। अब कैल्सी लोगन को ऑर्डर करती है कि थॉमस की बॉडी को मर्सिडीज गाड़ी की डिक्की में रखे, यानी कि उसके ट्रंक में रखे। इसके बाद ये लोग चलाकर इस मर्सिडीज को एक रिमोट एरिया में ले जाते हैं और वहां पर इस गाड़ी को वैसे ही छोड़ देते हैं जिसके ट्रंक में थॉमस की बॉडी थी। उसके बाद ये लोग वापस घर लौटते हैं, अपनी सारी की सारी बिलोंगिंग्स को पैक करते हैं, कैल्सी के 4 साल के बेटे को उठाते हैं जहां पर भी डायना ने उसको छोड़ा था, और उसके बाद ये चारों भाग जाते हैं वहां से, यानी कि कैल्सी, उसका 4 साल का बेटा, लोगन और डायना। उसके बाद मंडे का दिन आता है। उस दिन थॉमस को अपने घर वापस लौटना था। ये बात जूडी जानती थी। तो अब जूडी अपने हस्बैंड को किसी भी समय एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन जूडी का इंतजार पूरा नहीं हुआ। थॉमस उस दिन वापस ही नहीं आया और ये देखकर जूडी बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई। उसने अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट करवाई। जब उसने बताया कि वो कहाँ गया है तो वहां की पुलिस सीधा कैल्सी के घर पहुंची वेगस में, क्योंकि यही थॉमस की नोन लास्ट लोकेशन थी। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो ये घर पूरी तरह से खाली पड़ा था और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे लेकिन अभी फिलहाल सारे ही लोग गायब थे। तो अब पुलिस वालों ने कैल्सी और थॉमस दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया था। अगले 3 दिनों तक ये सर्च चलती रही लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। इधर जो जूडी थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके बाद आता है 7 मार्च 2019 का दिन। एक 911 कॉल आती है क्योंकि किसी को ये अबंडन्ड मर्सिडीज कार मिल गई थी जिसकी एक विंडो टूटी हुई थी।
अब पुलिस वाले इस मर्सिडीज कार के पास जाते हैं और सैडली इसके अंदर से डॉक्टर थॉमस की बॉडी मिलती है जो कि ट्रंक में मौजूद थी। अब जूडी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके पति के साथ क्या हुआ है और ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है। अब ये जो मिसिंग कंप्लेंट थी, अब ये एक मर्डर कंप्लेंट बन चुकी थी, यानी कि ये एक सीरियस केस बन चुका था। अब पुलिस वाले एक मैसिव सर्च शुरू करते हैं कैल्सी की, क्योंकि उसके बारे में ही ये शक था कि उसी ने मर्डर किया होगा। लेकिन अब यहाँ पर ये केस एक मैसिव टर्न लेने वाला था, क्योंकि एक दिन एक औरत पुलिस स्टेशन में आती है खुद ही चलकर। वो कहती है कि मुझे कन्फेशन देना है। और ये महिला कौन थी? ये महिला थी कैल्सी की रूममेट डायना। अब ये पुलिस वालों को बताती है कि लास्ट वीक कैल्सी, लोगन उसका यानी कैल्सी का 4 साल का बेटा और डायना, ये सब लोग वहां से भाग गए थे और ये सारे के सारे लोग एक मोटेल में छुपे हुए थे। जो कैल्सी और उसका बॉयफ्रेंड था लोगन, वो डायना को जाने ही नहीं दे रहे थे। उसने कई बार कोशिश की, शुरुआत में भी कोशिश की कि इनके साथ ना भागूं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती डायना को अपने साथ रखे हुए थे। एक तरह से डायना इनकी होस्टेज थी। लेकिन फिलहाल आज डायना किसी तरीके से उनके चंगुल से निकलकर भागी थी और वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था या उसके सामने हुआ था। जैसे ही आज उसको भागने का मौका मिला था, वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची थी और पुलिस को सारी की सारी स्टोरी उसने सुना दी थी। अब पुलिस के पास एक फुल विटनेस स्टेटमेंट था। उनको पता था कि मर्डरर्स कौन है और मर्डर कैसे हुआ है, केवल अब उनको ढूंढना था। अमेजिंगली जो लोगन और कैल्सी थे, वो अगले 2 हफ्तों तक भी छुपे रहने में कामयाब रहे। वो उस मोटेल से भी भाग चुके थे, लेकिन फाइनली 21 मार्च 2019 के दिन पुलिस वाले उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे और उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। अब इन दोनों के ऊपर ही मर्डर के चार्जेस लगाए गए और उनको जेल भेज दिया गया, जहां वो अपने ट्रायल का वेट कर रहे थे। इसके अलावा डायना के ऊपर भी मर्डर में हेल्प करने के या मर्डर के बाद हेल्प करने के चार्जेस लगाए गए। उसको भी ट्रायल फेस करना था। लेकिन इस केस में तरह तरह के डिलेज होते रहे और ये जो डिलेज थे, जो देरी थी, ये अगले 3 सालों तक चलती रही। यानी कि अगले 3 सालों तक इस केस का ट्रायल ही नहीं हुआ। लेकिन ये सब लोग जेल में ही बंद थे। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान कैल्सी ने अपने आप को जेल में बिजी रखा हुआ था। पहले तो वो प्रेग्नेंट हो गई जेल के अंदर और उसने बाद में एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी पता नहीं है आज तक कि ये सब कुछ जेल में रहते हुए हुआ कैसे। हो सकता है कि वो जेल में आने से पहले ही प्रेग्नेंट रही हो, लेकिन वो पहले प्रेग्नेंट थी या अंदर प्रेग्नेंट हुई, इसके बारे में कोई भी जवाब मुझे मिल नहीं पाया। इसकी जानकारी कहीं भी नहीं है। ये भी जानकारी मौजूद नहीं है कि ये जो बच्चा था, यानी कि जो बेबी गर्ल थी, वो किसकी बच्ची थी, लोगन की थी या किसी और की। इसके बारे में कोई भी जानकारी है ही नहीं। इसके अलावा जेल में रहते हुए ही उसने अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई। उसने बहुत सारी इनमेट्स वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल डाली, जैसे कि loveaprisoner.com, यानी कि वहां पर, यानी विदेशों में बहुत पॉपुलर है कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो अपनी प्रोफाइल वगैरह ऑनलाइन डाल सकते हैं ताकि जेल में रहते हुए ही उनको पार्टनर मिल सके। या कई बार लोग उनके लिए गिफ्ट भेजते हैं, उनको लेटर्स लिखते हैं, तो ये सब कुछ बिल्कुल कॉमन है। उसने अपनी जो प्रोफाइल बनाई थी उसमें उसने लिखा था कि हाय, माय नेम इज कैल्सी, आई एम 28 years old, I am currently locked up in Las Vegas for a murder that I did not commit. I am looking for pen pals and support. इस तरह की बहुत सारी चीजें उसने अपनी प्रोफाइल में लिखी थी, जिनको आप खुद पढ़ सकते हैं। उसने लिखा है कि जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं बिजनेस करूंगी। इसके अलावा मुझे बीच पर जाना पसंद है, डांसिंग करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये सारी चीजें उसने अपनी प्रोफाइल में मेंशन की हुई थी और वो पूरी तरह से ओपन थी एक नए रिलेशनशिप के लिए। इसके अलावा उसका एक फैन अकाउंट भी बन गया था, जिसमें वो अपनी सारी की सारी पिक्चर्स पोस्ट किया करती थी। कैल्सी ने अपनी एक क्लोथिंग कंपनी भी खोल ली थी जेल के अंदर रहते हुए ही। उसका नाम भी उसने रखा था बेड बार्बी LLC। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हैं, लेकिन शायद विदेशों में ये सारी चीजें इतनी अजीब नहीं है। वहां जेल में रहते हुए भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। फाइनली उसने एक शूटिंग भी की जेल में रहते हुए। उसने एक रियलिटी टीवी शो के लिए एक शूट किया था जिसका नाम था लव आफ्टर लॉकअप। ये एक रियलिटी शो था जिसमें प्रिजनर्स की लाइफ को दिखाया जाता था। तो इस तरह की चीजें ये लगातार कर रही थी, पूरी तरह से एक्टिव थी। हालांकि उसने इस सीरीज के भी शूट किया था, लेकिन बाद में ऐसा बताया जाता है कि जिस एपिसोड में कैल्सी मौजूद थी, यानी कि जो एपिसोड कैल्सी का था, बाद में प्रोड्यूसर्स ने उन सारे एपिसोड्स को हटा दिया था, क्योंकि कैल्सी के क्राइम्स बहुत ज्यादा वायलेंट थे। तो वो इतनी वायलेंट पर्सन को
अपनी सीरीज में नहीं लेना चाहते थे। इसके एपिसोड्स कभी वायरल हुए ही नहीं। एक तरह से इन्होंने इसको अपने शो से निकाल दिया था। फाइनली अब हम 2023 की तरफ चलते हैं। अब केल्सी का फाइनली ट्रायल शुरू होता है और जो उसका डिफेंस था वो सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर ब्लेम कर देता है। वो कहते हैं कि सब कुछ लोगन की ही गलती है, उसी ने मर्डर किया है और केल्सी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि टेक्निकली वो लोगन ही था जिसने अपने हाथों से थॉमस का मर्डर किया था, तो जो केल्सी है वो मर्डरर नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सच है कि अगर केल्सी नहीं होती तो थॉमस का लोगन कभी भी मर्डर नहीं करता। उसी ने लोगन को मर्डर करने के लिए उकसाया था और उससे कहा था कि इसको पीटो, और बाद में भी जब वो इतना घायल था उसके बाद भी उसकी पिटाई करवाई थी। इसके बाद फाइनली जो केल्सी थी वो डिसाइड करती है कि वो एल्फ्रेड प्ली लेगी। इसका बेसिकली मतलब ये था कि वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रही है, लेकिन वो ये मान रही है कि बहुत सारे सबूत मौजूद हैं उसके खिलाफ जिससे वो गिल्टी साबित हो सकती है। तो ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसा होता है। अब जब उसने ये एल्फ्रेड प्ली एक्सेप्ट कर ली थी तो उसके बदले में उसको 10 to 25 ईयर्स इन प्रिजन की सजा मिलती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो 25 ईयर्स जेल में रहेगी। लोगन ने गिल्टी प्लीड किया था और उसको 18 to 45 ईयर्स इन प्रिजन की सजा मिलती है। इधर डायना भी गिल्टी प्लीड करती है, कहती है कि हाँ मैंने मर्डर के बाद इनकी हेल्प की थी, लेकिन क्योंकि उसने खुद ही आकर अपने गुनाहों को कबूल किया था, इनके बारे में बताया था, सब कुछ आकर अपने बयान दिए थे, इस कारण से उसको मिलता है 3 ईयर्स का प्रोबेशन, यानी कि वो बाहर ही रहेगी लेकिन पुलिस की निगरानी में रहेगी। किसी को भी कभी भी समझ में नहीं आया कि असल में केल्सी ने थॉमस का मर्डर करवाया क्यों। हालांकि केल्सी ने कभी भी इस मर्डर में अपने रोल को आज तक कबूल नहीं किया है। उसने कहा है कि नहीं, मैं तो चाहती नहीं थी कि थॉमस की मौत हो, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दिया। तो इन बातों का कभी भी जवाब नहीं मिल पाया कि इसने ऐसा कराया क्यों। एक तरह से थॉमस उसका शुगर डैडी था, उसके लाइफस्टाइल के लिए पे कर रहा था, वो आराम से ब्लैकमेल हो रहा था और हमेशा शायद होता भी रहता, तो उससे पैसा आना कभी भी बंद होने वाला नहीं था, भले ही वो किसी और लड़की के पास भी चला जाता। तो आज तक किसी की भी समझ में नहीं आया कि केल्सी ने थॉमस की हत्या क्यों करवाई, वो क्यों चाहती थी कि उसकी मौत हो जाए। इस केस का ये जो सवाल है ये हमेशा शायद अनआंसर्ड ही रहेगा। इसका जवाब कभी ना कभी केल्सी ही दे सकती है अगर उसको खुद पता होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, और प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में ये भी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।